नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप न्यूज। कर्नाटक के बेलारी शहर में 5 करोड़ 60 लाख रुपए नकद, 3 किलो सोना, 100 किलो से ज्यादा चांदी के आभूषण और 68 चांदी के बिस्किट जब्त किए गए हैं। इसकी कुल कीमत 7 करोड़ 60 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार आभूषण की दुकान के मालिक नरेश के घर से यह सारा कैश और आभूषण बरामद किए गए हैं। पूछताछ के लिए उसे पुलिस हिरासत में लिया गया है। पुलिस को इस मामले में हवाला लिंक का संदेह है। कर्नाटक पुलिस ने एक्ट की धारा 98 के तहत मामला दर्ज किया है। हालांकि आगे की पूछताछ जारी है। वहीं हेमा ज्वेलर्स के मालिक नरेश सोनी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पुलिस को संदेह है कि जब्त की गई वस्तुएं हवाला लेनदेन की आए हैं। कथित लेनदेन की आगे की जांच के लिए पुलिस द्वारा मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट में विवादित शराब नीति मामले में आज 8 अप्रैल को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पद से हटाए जाने को लेकर की गई याचिका पर सुनवाई हुई है। इस याचिका के तहत दिल्ली हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि ये सब पब्लिसिटी के लिए किया जा रहा है। हम याचिकाकर्ताओं पर भारी जुर्माना लगाएंगे। यह याचिका पूर्व विधायक संदीप कुमार द्वारा दायर की गई, जिसमें केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग की गई है। संदीप कुमार की याचिका की दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने आलोचना की। हालांकि कोर्ट ने इस याचिका को खारिज नहीं किया, क्योंकि कोर्ट का कहना था कि जिस बेंच ने पहले भी इस तरह की याचिका पर सुनवाई की थी, इस याचिका को भी उसी बेंच के सामने लगना चाहिए। बुधवार को इस याचिका पर सुनवाई हो सकती है। बता दें कि केजरीवाल को सीएम पद से हटाने के लिए यह तीसरी याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई है। इससे पहले हाईकोर्ट ने 2 जनहित याचिकाएं खारिज कर दी थी। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के एक और नेता मुश्किलों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। आप के सीनियर नेता दुर्गेश पाठक का नाम भी इस मामले में सामने आया है। प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें सम्मन भेजा और इसके बाद वह ईडी के दफ्तर पूछताछ के लिए पहुंच गए। ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक विभव कुमार से आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में सोमवार को पूछताछ की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि विभव का बयान धन शोधन रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि आपके विधायक दुर्गेश पाठक को भी मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के घोषणा पत्र को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। सूत्रों की माने तो भारतीय जनता पार्टी इसी हफ्ते लोकसभा चुनाव को लेकर अपना घोषणा पत्र यानी संकल्प पत्र जारी कर सकती है। बताया जा रहा है कि नवरात्रों में ही संकल्प पत्र जारी करने की तैयारी है। यहाँ बताना जरूरी है कि कांग्रेस पहले ही लोकसभा चुनाव के लिए अपना न्याय पत्र जारी कर चुकी है। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 27 सदस्यीय घोषणा पत्र समिति बनाई है, जिसकी 2 बैठकें हो चुकी हैं। बीजेपी को घोषणा पत्र के लिए 1.5 लाख से अधिक वीडियो के माध्यम से सुझाव आए हैं। इतना ही नहीं, 40,000 से ज्यादा सुझाव नमो ऐप पर भी आए हैं। कुल मिलाकर भाजपा को घोषणा पत्र के लिए जनता से लगभग 5 लाख सुझाव आए हैं। संकल्प पत्र का थीम होगा मोदी की गारंटी, विकसित भारत 2047। कांग्रेस ने पार्टी के घोषणा पत्र की तुलना मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र से करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज कराई है। पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा करार दिया और कहा था कि इससे भारत को टुकड़ों में तोड़ने की कोशिश की बू आती है। पीएम मोदी के इस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी ने एक्शन लेते हुए ईसीआई में शिकायत दर्ज करवाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। उन्होंने बस्तर में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ ने मुझे अपना आशीर्वाद देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आप आज इतनी बड़ी संख्या में हमें आशीर्वाद देने आए हैं और आप लोगों ने न केवल भाजपा का गठन किया है यहाँ सरकार ने, बल्कि विकसित भारत की नींव भी मजबूत की है। बस्तर में रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। पीएम ने कहा कि कई दशकों के बाद देश ने बीजेपी की स्थिर और मजबूत सरकार देखी है। हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता गरीबों का कल्याण थी। आजादी के बाद कांग्रेस सरकार ने दशकों तक गरीबों की जरूरतों को नजरअंदाज किया। कांग्रेस ने कभी गरीबों की परवाह नहीं की, उनकी समस्याओं को समझा ही नहीं। पीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ वासियों ने, बस्तर के मेरे भाई बहनों ने मोदी की गारंटी पर मोहर लगाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 9 अप्रैल को पीलीभीत जाएंगे और एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। इसके लिए जिला प्रशासन और भाजपा कार्यकर्ताओं ने तैयारियां जोरों शोरों से की हुई हैं। पीएम मोदी की पीलीभीत में यह पहली चुनावी रैली होगी। पीएम की रैली को देखते हुए 7 से 9 अप्रैल तक जिले को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया हुआ है। दरअसल साल 2021 में कांग्रेस से भाजपा में शामिल उत्तर प्रदेश के मंत्री जितिन प्रसाद यहां से लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा के उम्मीदवार हैं। उन्हें मौजूदा सांसद वरुण गांधी की जगह टिकट दिया गया है। साल 2019 में
वरुण गांधी ने भाजपा उम्मीदवार के तौर पर 59.34% वोटों के साथ चुनाव जीता था। पीएम मोदी उत्तर प्रदेश के मंत्री जितिन प्रसाद के समर्थन में वोट डालने की जनता से अपील करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि यहां 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होना है। बॉलीवुड स्टार संजय दत्त हरियाणा से लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर काफी चर्चा में थे। अटकलें लगाई जा रही थी कि बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त को कांग्रेस पार्टी पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ खड़ा कर रही है। इस पे संजय दत्त ने खुद ट्वीट कर लोकसभा चुनाव लड़ने की खबरों का खंडन किया है। संजय दत्त का कहना है कि उनका चुनाव लड़ने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने चुनाव लड़ना भी होगा तो इसकी जानकारी वे खुद देंगे। हरियाणा में लोकसभा चुनाव से पहले जननायक जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह ने जननायक जनता पार्टी को अलविदा कह दिया है। इस बात की पुष्टि उन्होंने फोन पर बातचीत में की। उन्होंने कहा कि वे कांग्रेस में घर वापसी करेंगे। बता दें कि दिसंबर 2018 में जजपा बनने के साथ ही उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई थी। 2021 और 2023 में जजपा के पूरे संगठन में फेरबदल हुआ, लेकिन निशान सिंह को हर बार प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली। सूत्रों के अनुसार निशान सिंह पार्टी के सीनियर नेताओं के कुछ फैसलों से सहमत नहीं थे। यही वजह है कि उन्होंने 7 साल बाद जजपा से नाता तोड़ दिया है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की आज 8 अप्रैल को पुण्यतिथि है। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई नेताओं ने श्रद्धांजलि दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने कहा कि सुप्रसिद्ध कवि, साहित्यकार और जन जन के हृदय में स्वतंत्रता की अलख जगाने वाले अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचनाकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को उनकी पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि। भारतीय अस्मिता की प्रतीक बन चुकी रचनाओं के सृजनकर्ता के रूप में यह देश आपको हमेशा याद रखेगा। सीएम ने इस मौके पर कहा कि महान उपन्यासकार और कवि, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों के प्रेरणा स्रोत बने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचनाकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर उन्हें शत शत नमन करता हूँ। सीएम ने साथ ही कहा कि उनकी रचनाएं सदैव हम सभी को राष्ट्र उपासना के पावन दायित्व का बोध कराती रहेंगी। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।